अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुस्ना खटक, अलायंस पाकिस्तान की तरफ से। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको जो है मुतारिफ़ करा रही हूँ जिनका जो सिर्फ पाकिस्तान में नौजवान नस्ल की लिए एक मिसाल है, जो तालीम और क़यादत में अपनी मिसाल आप हैं। ये एक देही इलाके से आई हैं और उन्होंने वहाँ पर अपना लोहा मनवाया। आइए हम कवल बिजोरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कवल। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह आपने एक देही इलाके से सफ़र तय किया और इस्लामाबाद की तरफ आई और तालीम के मैदान में आपको कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा ताकि और लड़कियों भी जो है जो देही इलाकों में आधी तालीम छोड़ देती हैं वो किस तरह पूरी तालीम कर सकें? अच्छा, ये है कि सबसे पहले जब मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट की थी अपनी, तो वहाँ पे ये था कि मेरे बचपन से ही एक इंसान की रूहानी मतलब जब अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देने होते हैं ना, तो वो बचपन से ही एक आपके दिल में जो है वो मोहब्बत, उस चीज़ के लिए लगन पैदा कर देता है। तो यही था कि बचपन से मेरा खुद का ही एम यही था कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ह्यूमैनिटी थी, सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो यहाँ से जो है मैंने इंडस एजुकेशनल सर्विसेज की बुनियाद रखी थी आफ्टर इंटरमीडिएट। इंडस एजुकेशनल इसीलिए मैंने इसका नाम रखा ताकि मैं कहीं भी जाऊँ तो अपने इंडस, अपने सिंध को रिप्रेजेंट कर सकूँ कि मैं एक सिंध की बेटी हूँ। मैं उस सिंध की बेटी हूँ जहाँ पे जो है वो बेटियों को तालीम से महरूम रखा जाता है। जिन रूरल इलाकों से या विलेज साइड के इलाकों से जो है वो बच्चों को जो है वो बच्चियों को ख़ास तौर पे इन जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से जो है उनको इस चीज़ से महरूम रखा जाता है। तो ये था कि मैंने जो है इस्लामाबाद में आई थी और मैंने जो है एक आईटी प्रोग्राम में रावलपिंडी में एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे मैं बैचलर्स में रह रही थी। तो ये था कि मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे मैंने लेडीज़ को देखा जाए लाइक आप एक डिफरेंट कल्चर में आ जाते हैं, एक डिफरेंट सोसाइटी में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने विलेज लाइफ देखी थी, टाउन की लाइफ देखी थी। लेकिन यहाँ पे जब मैं कैपिटल में आई तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब वो कहते हैं ना कि मेरे लिए बिल्कुल हर चीज़ अलग थी, क्योंकि हमारे लिए हमारे साथ जो एक सिटी था वही हमारे लिए एक बड़ी जो है वो अहमियत का हामिल था। लेकिन जब मैं कैपिटल में आई तो मेरे लिए हर चीज़ वो डिफरेंट थी। तो यहाँ पे ये हुआ कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाया और वहाँ से जो है मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे सिंध से जो मुझे कॉल्स और इसके अलावा मैसेजेस करते थे कि मैम काइंडली आप कैपिटल में गई हैं तो आप हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी बताएं कि हम किस तरह वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती थी। क्योंकि जब मैं टंडो आदम में थी तो मैं एज अ वॉल्टियर वहाँ पे अकेडमीज़ में मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में जाती थी, स्टूडेंट्स को क्लासेस देती थी। जो स्टूडेंट नहीं आ सकते थे, गर्ल्स नहीं आ सकती थी, उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती थी, ऑनलाइन उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करती थी। और मतलब वहाँ पे मैंने बैठक की तरह स्टडी रूम बनाया हुआ था, वहाँ पे बोर्ड वगैरह वाइट बोर्ड लगा हुआ था, तो ये ताकि लेक्चर शूट करती थी और उनको फिर वहाँ पे जो है प्रोवाइड करती थी ताकि वो अपने गाँव में, अपने टाउन में बैठ के भी इस चीज़ से जो है वो कोई भी एडवांटेज ले सकें। फ्री तालीम की बात करी तो अब ये कैसे मॉडल तैयार करती हैं, किस तरह तैयार करती हैं, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं। अच्छा, फ्री तालीम से मुराद ये है कि जैसे कि हमारी एजुकेशनल सर्विसेज है इंडस एजुकेशनल सर्विसेज, इसमें हम डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि करियर काउंसलिंग, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, एंट्री टेस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। और यहाँ पे जो है काफ़ी कॉलेजेस जो है वो एडमिशन्स अनाउंस करते हैं। तो जो बच्चे हाई रैंकिंग में होते हैं या हाई मार्क्स जो है वो गेन करते हैं उस एंट्री टेस्ट में या उस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में, तो उनको जो है वो हम सपोर्ट करते हैं लाइक डोनेशंस से और अदरवाइज़ अदर फंड्स होते हैं। इसके अलावा कि जब सिंध के जो तलबा थे ना, वो ये है कि अगर वो अपने विलेज से मतलब रूरल एरिया से अगर टाउन में भी चले जाते तो उनके लिए वो बड़ी बात होती थी पहचानने में, ये वो चीज़ें। तो ये है कि जब मैंने ये चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की यहाँ पे आके कि काफ़ी सिंध के स्टूडेंट थे जो मुझसे कांटेक्ट करते थे पर्सनली कि मैम काइंडली हमें कोई रेजिडेंस दें, कोई ऐसी जगह दें जहाँ हम रह सकें, हम अपनी तालीम ले सकें, हम कंफर्टेबल अपने घर की तरह रह सकें। तो उसमें ये था कि तब से मुझे जो है वो शौक़ हो गया, मेरा एम बन गया कि मैंने रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो बनाना है और स्पेशली जो फोकस करना है वो सिंध के स्टूडेंट्स को करना है, नीडी स्टूडेंट्स को। आप इतने सारे काम कर रही हैं और ऐसी टिपिकल गांव से आई हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको आपके ख़ानदान वालों की तरफ से
मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो, आप कारोबार भी कर रही हैं, हो सकता है कि आपके बारे में बहुत कुछ ज़ाहिर है तो वो लोग थोड़े बैकवर्ड के गांव हैं हमारे, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो अभी भी तालीम जो है वो लड़कियों की पसंद नहीं करते। और जिस तरह आप तालीम कर रही हैं, जिस तरह आप लोगों की मदद कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि आपके ख़ानदान ने आपको सपोर्ट किया है? मैम इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये है कि मेरी जो फैमिली थी, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो आउट ऑफ फैमिली से थी और फादर जो थे माशाल्लाह से मेरे बाबा लाइब्रेरियन थे, प्रोफेसर थे गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में ना। तो उसमें ये था कि बाबा ने मतलब फाइनेंशियली हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बाबा ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मामा ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आप जहाँ पे भी जाएं बस हमारे लिए एक प्राउड हो। मैं सबसे पहली बेटी हूँ अपने ख़ानदान की, बुजुर्ग ख़ानदान की, जो इस मकाम तक पहुँची हूँ। क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन जो है कारोबार पाकिस्तान में अच्छे तरीके से कर सकती हैं, उनको ईजी मौक़े हैं? अगर नहीं हैं तो भी बताएं, हैं तो भी बताएं। जी बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो ख़वातीन निकलें, क्योंकि आजकल जो है ना, क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि रूरल एरियाज़ की मैं बात करूं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, मेल टीचर हैं, फीमेल बच्चियां, गर्ल्स जो हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं जितना वो फीमेल टीचर से हो पाती हैं या जितना वो फीमेल से हो पाती हैं। लाइक हम जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी मार्केट की बात कर लें तो हम जब से जो हमें वो चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि जो हमारे सामने वाला जो जेंडर है, फॉर एग्जांपल अगर वो फीमेल ने स्टॉल लगाया है तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा बेहतर समझूंगी कि मैं उसके पास जाऊँ। ठीक है, इसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि मतलब पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं वो अपना काम स्टार्ट करें और इंडिपेंडेंट हों। आप समझती हैं कि देही इलाकों की जो लड़कियां हैं वो अगर शहर में आना चाहें तो जाहिर है मैं समझती हूँ कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अक्सर लड़कियां तो बेचारियां मैट्रिक तक भी तालीम नहीं कर पाती हैं। आप समझती हैं कि अगर उनके घर वाले अगर उनके साथ दें तो क्या वो शहर में आकर कामयाब हो सकती हैं? या जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यानी एक छोटे से गांव से आकर कैपिटल में आकर आपको जो मुश्किलात नज़र आई, यानी उन इस सांचे में ढलने में थोड़ा सा वक्त तो लगा होगा ना, तो आप क्या समझती हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगी? अच्छा, मैं सबसे पहले इस चीज़ पे मैं एग्जांपल आपको देती चलूँ कि मेरी एक स्टूडेंट थी, जब मैं एज अ वॉलंटियर वर्क करती थी एक सेफ के स्कूल में, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के, तो वहाँ पे एक बच्ची थी जो मेरे पास 5 से लेके 8 तक पढ़ी थी ना। तो 8 में ये हुआ कि उसके पेरेंट्स ने कहा कि जो है आपकी शादी हम कर देंगे। तो मैं खुद जो है पर्सनली उसके घर पे गई हूँ, मैंने उनके पेरेंट्स को सब कुछ समझाया, मैंने कहा ये चीज़ें हैं, ये डिसएडवांटेजेस है, ये एडवांटेजेस हैं। तो उनके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया। आज वो बच्ची माशाल्लाह से MBBS में अपेयर होने जा रही है। तो मैं ये चीज़ में कहना चाहूँगी कि आपका सबसे पहला जो बुनियादी जो है ना लड़कियों के लिए, एक तो उनकी मदर, दूसरा उनके खुद के पेरेंट्स, अगर वो उनको सपोर्ट करते तो आगे कोई भी दुनिया कितनी भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे बैठ के बता रही थी कि जी आपके साथ जो है लेग पुलिंग भी हुई है, ख़वातीन आपसे जलती रही हैं, आप पोजीशन होल्डर हैं, और जब पोजीशन होल्डर थी तो आपके साथ आप ही की स्टूडेंट्स जो हैं आपको काफ़ी आपको उन्होंने हरास किया, तो आपको उस वक्त आपने किस तरह के स्टेप्स उठाए थे? अच्छा, सबसे पहले ये है कि मैं जैसे बता रही हूँ आपको, तो मैंने ये किया था कि मैं 7th क्लास से मैंने जंप की थी डायरेक्टली 9th क्लास में। मैंने 8 क्लास नहीं पढ़ी थी। तो ये था कि मतलब गर्ल्स थी, मामियाँ थी, फुप्पियाँ थी, चाचियाँ थी, वो सब ये कहते थे कि ये अब बोर्ड का है, मजाक नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जो आपको पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने 9th क्लास में पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया था, माशाल्लाह से बोर्ड में मेरा A1 ग्रेड था और 86% के साथ मैंने पास आउट किया था। तो उसमें ये था कि मतलब उन सब के लिए ये चीज़ ही इनफ थी। आगे मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, जब मैं मिठाई का डब्बा लेकर उनके पास गई थी तो मेरी जो फीलिंग्स थी ना वो मुझे बता रही थी कि मैं उनके लिए क्या पैगाम लेके जा रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि आप जितना इग्नोर करेंगे ना उतना आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि जो हम क्या करते हैं जो है ना ओवर स्ट्रेस लेते हैं, ओवर टेंशन, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो चीज़ हमें नुकसान देती है, उनको कोई नुकसान नहीं दे रही है, लेकिन हम अपनी स्टडी में पीछे हो जाते हैं। हम जो है वो ओवर थिंकिंग करके माइग्रेन पेन जो है वो अपना जो पाल लेते हैं और फिर हम उस चीज़ में जो है वो
घेर जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि उसको इग्नोर किया जाए, बस अपनी जो सक्सेस की जो आपकी सीढ़ी है, जो आपको नज़र आ रही है मंजिल, आप उसको पकड़ें, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। देखिए, देही इलाकों में जो ख़वातीन होती हैं वो अमूमन उनको किसी भी चीज़ के लिए ना फ़ैसले की इजाज़त होती है, ना उन्हें कोई ख़ुद मुख्तारी का जो काम करना चाहती हैं उनकी इजाज़त होती है। तो एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि 100 बार गिरा हूँ, गिर कर मैं उठा हूँ, फिर कहीं जाके थोड़ा सा इंसान बना हूँ। हम औरतें जितनी भी हैं, हमने अगर अपने घर से बाहर आए हैं तो हमने ये साबित किया है कि अगर कोई हमें गिरा भी रहा है या हमारे आगे कोई कांटे भी बिछा रहा है, लेकिन हमने इन गिरते हुए को खुद ही अपने आप को संभाला है और उन कांटों को अपने रास्ते से खुद ही दूर किया है। भले हमारे हाथों में कितने ही जख्म बढ़े हों, लेकिन हमने ये कामयाबी का रास्ता इतनी आसानी से नहीं चुना होता। तो जो भी ख़वातीन बाहर निकलती हैं, जैसे कवल है, कवल एक ऐसी जगमगाता सितारा है उन लड़कियों के लिए जो देहात से पढ़ना भी चाहती हैं, मुकाबला कर सकती हैं और अपने वालिदैन को अपने जितने भी मकासद हैं बता सकती हैं। लिहाजा आप भी जितनी भी देहात की लड़कियां हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि प्लीज़ आप घबराएं नहीं। आपने जो करना है अपने वालिदैन के साथ इत्तेफाक एतमाद के साथ लेकर आगे बढ़ें और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया सुनने का।